नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। 4 बड़ी खबरों में पहली खबर है फरीदाबाद से, जहां सीएम मनोहर लाल ने आधुनिक और सभी मूलभूत सुविधाओं से लैस नवनिर्मित एनआईटी बस अड्डे का उद्घाटन किया है। तो वहीं दूसरी खबर पीएम नरेंद्र मोदी के चिंतन शिविर को लेकर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित किया। तीसरी खबर आदमपुर उपचुनाव को लेकर है, जहां बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही हैं। आखिरी खबर पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर है, जहां सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 बड़ी खबरों से जुड़ी 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पहली खबर एनआईटी में नए बस अड्डे के उद्घाटन से जुड़ी हुई है। दूसरी खबर गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर से जुड़ी हुई है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। और तीसरी खबर आदमपुर उपचुनाव की है, जहां पर सभी पार्टियां अपना अपना पूरा जोर लगा रही हैं। आदमपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। और चौथी खबर पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसको लेकर प्रदेश के लगभग सभी शहरों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। नगरों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और जिसके चलते लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल ने आधुनिक और सभी मूलभूत सुविधाओं से लैस नवनिर्मित एनआईटी बस अड्डे का उद्घाटन किया और आम जनता को बस अड्डे को समर्पित कर दिया। आपको बता दें कि 125 करोड़ की लागत से पीपीपी मोड पर 4 एकड़ में नए बस स्टैंड का निर्माण हुआ है, और यहां से कई राज्यों को जोड़ने के लिए बसें चलेंगी। इसमें टिकट बुकिंग ऑनलाइन समेत बस की वर्तमान स्थिति भी पता लगा सकते हैं। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत कई स्थानीय नेता भी बस अड्डे के इनॉग्रेशन के कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये जो एनआईटी का बस स्टैंड जिसके नाम से बुलाया गया था, लेकिन उसमें जो फंडामेंटल चेंजेस 2 मैंने की हैं, एक तो इसका नाम डॉक्टर मंगल सेन जी के नाम पर रखा गया है, दूसरा इसको बस स्टैंड की बजाय बस कोर्ट कहा जाएगा। तो ये 2 बातें जरूर आपको जो उल्लेखनीय हैं, जो आपको बताने के लिए ये हमने बताई है। हरियाणा रोडवेज अपने आप में, जैसा हमको पता है, कि बहुत ही प्रेस्टिजियस एक सरकार का एक अंग है। हरियाणा रोडवेज की बसें न केवल अपने प्रदेश में, तो इस प्रकार से न केवल हरियाणा में बल्कि बाहर के प्रदेशों में हरियाणा रोडवेज की सेवा को एक बहुत अच्छी सेवा मानी जाती है। अगर 2 रोडवेज की प्रदेशों की अलग अलग बसें हों तो सबसे पहले हरियाणा रोडवेज की बसों में ही लोग बैठते हैं। इसलिए मैं हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, रोडवेज के जितने अधिकारी हैं उस डिपार्टमेंट के, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये बात भी ठीक है कि पिछले अगर 5 वर्ष का हम हिसाब किताब लगाते हैं तो 2 वर्ष कोविड के ये हमारे लिए बहुत तकलीफ के रहे हैं। इसमें हमारे रोडवेज का इनकम कम हुई, घाटा ज्यादा हो गया। एम्प्लॉइज की संख्या हमने वही रखी, जो एम्प्लॉइज 2016 में थे, 17 में थे, उससे लगातार बढ़ते रहे, और 16,000 से आज 18,500 या 18,360 के आसपास ये एम्प्लॉइज की ये संख्या है। लेकिन इसमें हमारे परफॉर्मेंस में ये भी थोड़ी ढिलाई आई थी, लेकिन उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे एक पैरामीटर है हर बस प्रतिदिन, जो 2017 में 300 किलोमीटर से ऊपर चलती थी, कोविड के कारण से काफी इसकी एवरेज कम हुई, क्योंकि महीनों बसें चली भी नहीं। अब उसको रिकवर करके और 248 किलोमीटर पर डे की बस का एक एवरेज आ गया है। अब और भी आगे बढ़ेगा जब नई बसें इसमें जुड़ जाएंगी, क्योंकि पुरानी बसें जितने भी ज्यादा समय की होती हैं, उनकी एज के कारण से उनका जो हाल्ट है वो बढ़ जाता है। नई बसें जुड़ते ही वो उसमें बढ़ जाएगा और इंप्रूव करेगा, और हम 300 मीटर वापस इसको रिकवर करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय गुप्ता हमारे संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी संजय, फरीदाबाद में एनआईटी में नए बस अड्डे का उद्घाटन हुआ, क्या कुछ सुविधाएं आपने देखी है वहां पर?
जी बिल्कुल ब्रजेश, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो फरीदाबाद में आज जो बस अड्डे का उद्घाटन हुआ है, ये पूरे हरियाणा का सबसे अत्याधुनिक बस पोर्ट माना जा रहा है। देखिए, बस पोर्ट में इसलिए कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने आज बस अड्डे को एक नया नाम दिया है, बस पोर्ट। जिस तरीके से एयरपोर्ट होते हैं, जिस तरीके से और चीजें होती हैं, तो उस तरीके से ही बस अड्डे को बस पोर्ट का नाम दिया है। अब जितने भी और जो अत्याधुनिक जो हरियाणा में 5 बस अड्डे बनाए जाने हैं, उनको भी बस पोर्ट के नाम से ही जाना जाएगा। दूसरा, अगर हम सुविधाओं की बात करें तो सुविधाओं की इस जो बस पोर्ट है, इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 1000 गाड़ियों के एक साथ खड़े होने की पार्किंग की सुविधा रहेगी, क्योंकि बस पोर्ट में, बस अड्डों में अभी तक ये सुविधाएं नहीं थी। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पर जो प्रतीक्षालय बनाए गए, देखिए मैं बाद में बात करूंगा, हमारे साथ सीमा तिरका है जो बड़कल की विधायक है। आज इन्हीं के क्षेत्र में बस अड्डे की सौगात मिली है, और ये पहला मौका है कि हरियाणा में ऐसा बस अड्डा सबसे पहले बड़कल विधानसभा को मिला है। ये हमारी किस्मत है कि सीमा जी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। सीमा जी, आज बड़कल विधानसभा को जो ये बस अड्डे की सौगात मिली है, बहुत बड़ी सौगात मिली है। अभी तक हरियाणा में इस तरीके का बस पोर्ट नहीं है, क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस बस पोर्ट को बनाने में बहुत ज्यादा मशक्कत इसलिए लगी। सबसे पुराना बस अड्डा हमारे शहर का, 1 नंबर का, और ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं, उन्होंने संगठन मंत्री का भी दायित्व निभाया है हरियाणा में। और वो जब फरीदाबाद रहे जिन दिनों में, तो वो इसी टाउन में रहे। 3 नंबर वो रहते थे एक घर में किराए पे, और नेहरू ग्राउंड और 1 नंबर और 2 नंबर 5 नंबर काफी आना जाना रहता था। और शहर जब बसा तब से बना हुआ बस अड्डा है। 3 बार इसका पिछली योजना में हमने टेंडर डलवाया, तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के जो पीएसए खुल्लर साहब, जो फरीदाबाद पहले कमिश्नर रह चुके हैं, तो उन्होंने बड़े एफर्ट्स किए मुख्यमंत्री के निर्देश पर। तो जब टेंडर नहीं उठा, तो फिर उन्होंने एक दिन बैठ करके कहा कि एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम इसमें पीपीपी मोड पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। और मैं सोचती हूँ कि उनका ये एक्सपेरिमेंट इतना कामयाब हुआ, जिसको मुख्यमंत्री जी ने पूरी सहमति दी, और आज आप सबके सामने एक बहुत खूबसूरत तरीके से बनकर तैयार है। और सबसे बड़ी बात है कि आज सीएम साहब ने एक चीज और साथ ही डिक्लेयर करी, जो कि प्रोसेस में है, कि इसी की तर्ज पर 5 और ऐसे बस पोर्ट बनेंगे। तो मैं तो उनका धन्यवाद देती हूँ, जहां हरियाणा को उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए 8 साल हो चुके हैं। तो बड़कल के भी जो उन्होंने जितनी हमें सौगातें दी, उसमें एक ये भी सौगात बहुत बड़ी है, जिससे हर घर का, ये जरूर NH1 में बड़कल में स्थित है, पर बस अड्डा वो जगह होती है जो मुझे लगता है कि दिलों को जोड़ने का काम और दूरियों को कम करने का काम करता है, और पूरा जिला इसका उपयोग करेगा। किस तरीके की सुविधाएं रहने वाली है? टोटली मैक्सिमम डिजिटलाइज करके जो तकनीकी सुविधाएं होती हैं, उसके माध्यम से ये हमें मिलने वाली है। फिर उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारा बड़ा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है, जो उसमें से हमें सुविधा मिल पाएगी, रोजगार बढ़ेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। हमारे यहाँ पे छोटा व्यापारी बहुत है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी हैं जो 8x8 की दुकान से काम कर रहे हैं। और अगर आप इसके अलावा देखेंगे तो इसी शहर के अंदर आपको रेडी पटरी मार्केट भी बहुत बड़ी मिलेगी। तो मैं सोचती हूँ कि जो इसमें भी जितनी दुकानें बनेंगी, जितने भी मॉल में जो हिस्से बनेंगे, अलग अलग तरीके की सुविधाओं से लैस रहेंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने कहा कि मैंने अपनी बहन को भाई दूज का तोहफा दिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगी? काफी समय से मांग चली आ रही थी। मैं तो ये बात कहना चाहती हूँ कि भाइयों का काम है बहनों को तोहफा देते रहे हमेशा। जब मूलचंद जी ने भी तोहफा दिया, और आदरणीय मनोहर लाल जी भी बड़े भाई हैं, तो बहनों का तो काम ही है भाइयों से तोहफा लेने के लिए, और इसीलिए बड़कल सबसे आगे चल रही है। देखिए, ये है सीमा तिरखा, जो यहाँ की बड़कल की विधायक हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमने मांग की थी, मुख्यमंत्री जी बड़े भाई हैं, परिवहन मंत्री बड़े भाई हैं, उन्होंने हमारी मांगों को मंजूर किया, और NIT को यहाँ पर ऐसा एक अत्याधुनिक बस स्टैंड सौंपा है, बस पोर्ट सौंपा है, क्षमा चाहूंगा, जो मतलब अब डॉक्टर मंगल सेन के नाम से जाना जाएगा, जो कि हरियाणा में भाजपा के जनक माने जाते हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जी ब्रजेश। संजय, इस जो बस पोर्ट है, ये जो बस अड्डा बना है, बस पोर्ट जिसे कहा जा रहा है, इसमें किस किस तरीके की सुविधाएं हैं?
क्योंकि जनता को देखिए, सुविधाओं से ज्यादा सुविधाओं मतलब की अगर होता है। बात करें तो बस स्टैंड बदहाली का दूसरा नाम होता है, चाहे आप कहीं जी। चले जाएं। हम अगर बात करें आईएसबीटी दिल्ली की, तो वहां भी इतनी असुविधा होती है, जहां पे लगातार टॉयलेट खराब रहते हैं, महिलाओं को बहुत परेशानी होती है, जेब कतरों से परेशानी होती है, पानी गंदा मिलता है, कहीं ना कहीं बोतल का पानी खरीद कर पीना पड़ता है। तो यहाँ पे इन सब चीजों को दूर करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे जो वेटिंग रूम बनाया गया है वो बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया है, एसी वेटिंग रूम रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पीने के पानी की, तो आरओ पानी रहेगा और ठंडा पानी मिलेगा, वहां पे वाटर कूलर लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सीसीटीवी सुरक्षा की, तो यहां पर जितना भी एरिया है वो पूरी तरह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा। कहीं भी किसी के साथ कोई वारदात होती है, कोई घटना घटती है, तो तुरंत पुलिस कार्रवाई करके उन आरोपियों को पकड़ सकती है। तो अगर हम सुविधाओं की बात करें तो मैंने पहले ही कहा है, अत्याधुनिक सुविधाओं का ये बस पोर्ट बनाया गया है। जी ब्रजेश। संजय, एक अहम सवाल यह भी है कि ये जो सुविधाएं मिल रही हैं, जनता को जो सुविधाएं मिलेंगी, ये निःशुल्क होंगी या पेड होंगी? इनके लिए पे करना पड़ेगा या फ्री में होंगी ये? नहीं, अगर हम शुल्क की बात करें तो जिस तरीके से रेलवे स्टेशन पे हम लोग जाते हैं, तो वहां पे एक हमें प्लेटफॉर्म के लिए छोटी सी टिकट खरीदनी पड़ती है, या फिर इस तरीके की अगर कोई वेटिंग में जाना चाहता है, तो अगर देखिए अगर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा तो कोई भी आदमी आके वहां पे एसी चल रहा है तो वहां जाके वो बैठ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की तो सरकार को, या फिर जो इस ग्रुप के मालिक हैं जिन्होंने ये बस पोर्ट का निर्माण किया है, उनको सोचना पड़ेगा, उनको एक मिनिमम शुल्क लगाना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी बाहर का आदमी आके बेफजूल में यहां ना बैठ सके। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा एरिया, गर्मी पड़ी हुई है, जहां पे लोगों को बैठने के लिए पंखे नहीं है, तो वो एसी में बैठेंगे, तो सारी अव्यवस्था फैल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ब्रजेश, इन चीजों को सरकार जल्दी से जल्दी दूर करेगी। एक बार बस स्टैंड रनिंग में आने दीजिए, फिर उसके बाद जो कमियां रहेंगी सरकार के द्वारा उनको भी पूरा किया जाएगा, दूर किया जाएगा। संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। और ब्रजेश जी, एक मैं और जानना चाहता हूं, अभी सीमा जी यहाँ पे पहुंची है, भटकल की विधायक हैं, तो जानना चाहता हूं कि ट्रेजरी में पहुंची है, तो आज यहाँ पे आने का क्या मकसद है, ये और जानना चाहता हूं। जी सीमा जी। पूरे शहर को संपन्न करने का काम यहाँ से होता है। तो आज यहाँ पर ये लोग पानी का, इनकी डिमांड बड़ी पुरानी चल रही थी, तो आज ये लोग तो सरकार और प्रशासन मिलके प्रयास करते हैं, तो आज उसी को देख करके मैं यहाँ पहुंची हूँ। क्या वो समस्या दूर कर दी गई है? हाँ जी, बिल्कुल। आज ट्यूबवेल लग रहा है इनके यहाँ पे। चलिए देखिए, ये लगातार यहाँ पे हमारे साथ मैनेजर साहब भी मौजूद हैं। सर, आपने जो पानी की जो समस्या रखी थी स्थानीय विधायक के सामने, वो दूर कर दी गई है, तो क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी विधायिका जी का, सीमा त्रिखा जी का, और अपनी एडीसी मैडम अपराजिता मैडम का। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, मैंने देखा यहाँ पर पानी की असुविधा है। हमारे यहाँ पर पेंशनर और बहुत सारे अदर ऑफिस लोग आते हैं, और यहाँ पे पीने का पानी की भी असुविधा और शौचालय वगैरह की बड़ी असुविधा रहती थी। तो मैडम महोदय से हमने दरख्वास्त करी, इन्होंने बड़े इसको शीघ्रता से इस पे काम करना शुरू किया, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है, और हम इसका धन्यवाद करते हैं। जी बिल्कुल ब्रजेश। संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पे हम बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सभी राज्य देश की बेहतरी के लिए मिलजुल कर काम करें, देशवासियों के प्रति यह राज्यों का दायित्व है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे और प्रेरणा ले। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि सभी राज्यों को पुलिस के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म लाने के लिए विचार करना चाहिए। इसमें 5 साल, 50 साल या फिर 100 साल लगे, लेकिन हमें इस पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि विभिन्न चुनौतियों के बीच देश की एकता को मजबूत करना आपकी तैयारियों का प्रतिबिंब है। कानून और व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन यह देश की एकता और अखंडता से भी जुड़ी हुई है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि कई बार केंद्रीय एजेंसियों को कई राज्यों में एक साथ जांच करनी पड़ती है, दूसरे देशों में भी जाना पड़ता है। इसलिए हर राज्य का दायित्व है कि चाहे राज्य की एजेंसी हो चाहे केंद्र की एजेंसी हो, सभी एजेंसियों को एक दूसरे को पूरा सहयोग देना चाहिए। साथियों, आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी।
कि कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, तो इन दिनों एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की एक पहचान बनी हुई है। उनका यूनिफॉर्म, उस संकट के समय पहले पहुंच जाना, और इसके कारण देशवासियों के मन में इनके प्रति एक विश्वास बना है। अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय गुप्ता हमारे संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी संजय, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित किया है। जी बिल्कुल, देखिए आज चिंतन शिविर का दूसरा दिन है जो कि सूरजकुंड में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर तमाम लगभग 17 राज्यों के गृह मंत्री, इसके अलावा कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं जो कि वहां का गृह प्रभार संभाल रहे हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। इस दूसरे दिन का जो चिंतन शिविर है, इसकी शुरुआत ही प्रधानमंत्री के अभिभाषण से हुई है। प्रधानमंत्री ने इन सभी को संबोधित किया और संबोधित करने पे उनका सबसे बड़ा जोर ये था कि जो ये कानून व्यवस्था है, आंतरिक जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, ये एक राज्य का विषय नहीं है। इन सभी को मिलकर इन चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। लगातार जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक स्टेट में बैठा हुआ अपराधी बहुत दूर दराज के राज्य में भी अपराध कर लेता है, तो कहीं ना कहीं सभी को मिलजुल कर काम करना होगा, सबको एक साथ आना होगा। देखिए, उन्होंने हरियाणा की प्रशंसा करते हुए कहा कि हरियाणा पूरे देश का एक पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने गांवों की जो लाल डोरा की जमीन थी, जहां पर जमीनों के चक्कर में आपसी विवाद होते थे, झगड़े होते थे और लगातार यहां पर झगड़े इतना भयंकर रूप धारण करते थे कि परिवार में ही आपस में लड़ झगड़ कर मृत्यु हो जाती थी, उसको मुख्यमंत्री ने दूर किया और लाल डोरा मुक्त गांवों की योजना की शुरुआत की, जिसको कि पूरे देश ने अपनाया। इसके अलावा अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री ने जब अपना भाषण शुरू किया, जैसे ही उन्होंने संबोधित करना शुरू किया, तो उनका संबोधन सबसे पहले और जोर इस बात पर था कि डिजिटलीकरण का दौर है, जहां पर लगातार लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं। तो जब बैंक अधिकारी, जैसे मेरे साथ अपराध हुआ, अगर मैं उस अपराध की शिकायत बैंक अधिकारी से करता हूं तो वो हीला हवीली करते हैं, उसमें देर करते हैं, जिससे कि जो साइबर अपराधी हैं उनको बचकर निकलने का मौका मिल जाता है, और जो पीड़ित पक्ष होता है उसके जो बैंक खाते होते हैं, जब तक उनसे रुपया निकल चुका होता है और वो अपने आप को ठगा महसूस करता है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने ये बिल्कुल अपील की है गृह मंत्री से कि उन बैंकों को सूचित किया जाए, बल्कि उनको आदेश दिया जाए कि आपके पास जैसे ही किसी अपराधी की या फिर किसी पीड़ित की सूचना आती है कि फला के साथ में अपराध कर दिया है, तो तुरंत उसके खाते को ब्लॉक किया जाए। नहीं तो अगर उस समय ब्लॉक नहीं कर पाते हैं तो पूरे सप्ताह में जिस दिन छुट्टी हो या फिर जिस दिन आप बैठ सकते हो, देर शाम बैठ सकते हो, तो उन खातों की जानकारी ली जाए, जिससे कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके। शुक्रिया संजय, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो आज फरीदाबाद के सूरजकुंड में गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर का दूसरा दिन था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। वहीं आदमपुर उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। इसी कड़ी में आदमपुर उपचुनाव के लिए पार्टियों के कई बड़े नेता अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे और लगातार नेता पहुंच भी रहे हैं। और आदमपुर उपचुनाव को लेकर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल के अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। कुल 22 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं आदमपुर उपचुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस ने 39, बीजेपी ने 35 और आम आदमी पार्टी ने 20 स्टार प्रचारक बनाए हैं। आज से जो है पूरी उससे पार्टी के ये इलेक्शन में, चुनाव में पूरा सहयोग करेंगे। और जल्दी है, और जो आज मैं कल काफी गांवों में गया था, जिस प्रकार से सहयोग और समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश जी कांग्रेस चुनाव जीतेंगे और बहुत अच्छा 36% सहयोग करेंगे। उनने उपलब्धि कौन सी गिनाई भाई? ये गिनाई है मेरे मेरा पोर्टल, पहचान पुस्तक का पोर्टल है, ट्रांसपोर्ट का पोर्टल ही लगे, पोर्टल चलते हैं।
एक उपलब्धि और जो है 5 सूत्री कार्यक्रम है कार्य कर रही है। 5 सूत्री महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नशा और अपराध इस काम में चल रही है। वहीं पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि अपनी मांगों को लेकर पिछले 8 दिनों से सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां चरखीदादरी में सफाई कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन कर नगर परिषद कार्यालय के सभी दफ्तरों में ताला जड़ दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। मांगे की पूरे हरियाणा में जो है हड़ताल जो इस समय सभी कमेटियों में कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। सफाई कर्मचारियों द्वारा उनकी मांगे कुछ सरकार से हैं जो सरकार उन पर संज्ञान ले रही है। इसके बारे में बात मांगों के बारे में जो उनके शीघ्र कार्रवाई के लिए सरकार द्वारा इसमें आश्वासन दिया जा रहा है। इनको सफाई का काम तब तक जारी रहे तो ये सफाई तो चलती रहे जिससे शहर को बीमारी वगैरह कोई इस तरीके। अगर हमारी मांग को जल्दी से जल्दी वो किया जाए तो उसके बारे में हम ये चाहते हैं, गंदगी जब भी उठेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें अंदर डाल दे, हमें कोई परवाह नहीं है, इससे हम दूर भी नहीं है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब हमें एकता कैसे दिखाई देगी। बड़ी खबर है फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।